सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। स्वप्निल, आपको भी हमारा नमस्कार। हमारी तरफ से भी सबको बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। क्या हाल है? बढ़िया। बड़ी ढेर सारी शॉपिंग का बैग लिए हुए कल घूम रही थी। कहाँ क्या क्या खरीदारी कर डाली? अब मतलब मौसम आ गया है, यानी कि सीजन जिसको कहते हैं, त्योहार आ गए हैं, तो अब खरीदारी तो शुरू हो जाती है ना। काम भी तो बढ़ गया है। तो कभी इस बात पे ध्यान दिया कि जो खरीदारी के बाद जो पेमेंट होता है क्रेडिट कार्ड से, उसका अंदाजा लगता है कि नहीं? बड़ा मुश्किल काम है। और उससे जो है ना बाद में, मतलब शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में सारी जहमत आती है मत्थे। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, मतलब नहीं इमोशनल होकर के ज्यादा अगर शॉपिंग कर ली है तो फिर उसका भुगतान थोड़ा ज्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। और पता नहीं चलता है कि हमने क्या क्या खरीदा और क्या क्या पेमेंट किया। जब बिल सामने आता है तो अरे बाप रे, इतनी सारी शॉपिंग। अब तो आप खरीदारी कर चुके हैं, तो ये जो झमेला है ना शॉपिंग का, ये बड़ा मुश्किल है। तो दिवाली की खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का जो मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। और आज हमारा यही मुद्दा है। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि जब वो शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। वो अपने विचार हमें लिख भेजें। और क्या बेहिसाब शॉपिंग करते हैं वो भी, या फिर ये कहा जाता है अमूमन कि महिलाएं जब शॉपिंग करने जाती हैं तो उन्हें बिल्कुल होश नहीं रहता है। पर हमें लगता है कि आजकल महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग शॉपिंग में तेज। बस जरा सा एक ऑफर आया कि और सेल का मौसम आया कि बस जुट पड़ते हैं त्योहारों के। ये जो आपने बात करी ना सेल वाली, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये हर एक को अपनी तरफ इस तरह से आकर्षित करता है कि यहाँ पर पुरुष और महिला वर्ग के बीच का जो वर्गीकरण है ना, वो खत्म हो जाता है। वो सब उसी में कूद जाते हैं और लास्ट में जब पूरा बजट बिगड़ जाता है, होश तब जाकर आता है। अच्छा, सवाल एक तो हमने पूछा, अब दूसरा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज आपने खीर वीर बनाई है कि नहीं? शाम को बनाएंगे ना, चंद्रमा की रोशनी में लटकाएंगे। और ऐसा होता है ना कि वो खीर दूसरे दिन जब खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। कहते हैं कि आज की रात पूनम की रात है, तो उसमें वो लगाना चाहिए, मतलब खीर चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए और वो दूसरे दिन प्रसाद के तौर पर खाई जाती उसकी है। जो शीतलता है खीर में आ जाती है। तो शरद पूर्णिमा पर खास तौर से खीर बनाने की जो परंपरा बचपन से हमें सिखाई गई है, आज भी याद रहती है। तो बाकायदा जरूरी तौर पर खीर बनाते हैं और आसमान तले हम रखते हैं। लेकिन अभी स्वप्निल थोड़ा सा माहौल बदल गया है। अब इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है कि अगर खीर बना के अंधेरे में सीधे रख दिया आपने, ऊंची ऊंची इमारतें हैं जहां पता भी नहीं चलता कि कोई कीड़ा मकोड़ा के बैठ गया। चंद्रमा की रोशनी भी देखने को कहाँ ही मिलती ऊंची इमारतों की बदौलत। तो उससे क्या करना चाहिए? उसके लिए हिफाजत भी तो जरूरी है ना। तो उसका तरीका ये कि कोई छन्नी उसके ऊपर रख दे और कोई बड़ा सा साफ कपड़ा ढक करके उसको रखें, या फिर छलनी रखें। बिल्कुल, मतलब उसको एकदम खुला नहीं रखें। रोशनी, अब आपने कपड़ा रख दिया है, मतलब मलमल का कपड़ा बिछा दीजिए या छलनी जैसे आप कह रही हैं, तो उसको रखने से भी रोशनी तो जा ही रही है। अब सारी बातें अभी बता देंगे क्या? नहीं, ये भी तो ये हमारे श्रोताओं के लिए आह्वान है कि वो बताएं कि वो क्या करते हैं शरद पूर्णिमा पर। आज हमारा एक मुद्दा है और क्या क्या बातें करेंगे। साथ ही साथ ये भी तो जानना है सखी विशेष में आज हम बात करेंगे एथलीट जिन्होंने लंबी कूद में बहुत सारे मेडल्स वगैरह जीत रखे हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में बात करेंगे। और इनके अलावा कुछ मौसम व्यंजन का है, मतलब मौसम कह रहे हैं, आज दिन है, व्यंजन की बातें करेंगे। खीर तो बनेगी ही बनेगी। खीर बनेगी, के अलावा क्या बनेगा? खीर तो सब लोग बनाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा कुछ नमकीन सोच रहे हैं बना लिया जाए। और एक मुद्दा और है, वो है विश्व आवास दिवस। क्या होता है कि हम जो एक सुहाना सा घर है, घर का सपना हर किसी के पास होता है, हर कोई चाहता है कि हमारा प्यारा सा घर हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जिनके पास छोटा सा घर नहीं होता है और जो आसमान को ही अपना घर मानते हैं, आसमान को ही अपना छत मानते हैं। तो उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। तो आज आवास दिवस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो अब सुन ले एक गाना।
मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की यूं ही हंसती रहे बहार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। प्यार का सूरज, प्यार का चंदा, प्यार के दिन और रातें, प्यार का सूरज, प्यार का चंदा, प्यार के दिन और रातें, प्यार का अंगना, प्यार के द्वारे, प्यार की सारी बातें। इस प्यारी दुनिया में सबसे प्यारा अपना प्यार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, छोटा छोटा सा संसार। छोटी सी ये रानी एक दिन बनेगी दुल्हनिया। छोटी सी ये रानी एक दिन बनेगी दुल्हनिया। हाथों में कंगना खनकेगा, पैरों में पैंजनिया। राजा जी लेकर आएंगे डोली और कहार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी खुशियां हैं और छोटे दुख सुख अपने। जो पल आए हंसता आए लेकर रंग हजार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की यूं ही हंसती रहे बहार। मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। एक छोटा सा घर, ऐसा घर जिसके आंगन में बच्चों की हंसी गूंजे, रसोई में खुशबू महके खाने की, और खिड़की से आती धूप कहे कि यही है तुम्हारा अपना घर, यही है तुम्हारा अपना ठिकाना, आशियाना। यही तो हर इंसान का सपना होता है ना स्वप्निल। और इस दिन जो आज ख़ास दिन है, यही हम संदेश भी देते हैं कि एक छोटा सा घर बनाने के लिए जो जद्दोजहद होती है, उस जद्दोजहद से पार होकर घर बनता है। तो उस घर के लिए आपके पास कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हाँ, और कोशिश ये रहती है कि सबके पास हो। मतलब ये जो दिन है, हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में मनाया जाता है विश्व आवास दिवस या वर्ल्ड हैबिटेट डे, जिसकी शुरुआत जो है वो हुई थी सन 1986 में केन्या की राजधानी नैरोबी में। दरअसल विश्व आवास दिवस किसी तरह की छुट्टी का दिन या कोई विशेष वैसी बात नहीं है जिसको मतलब त्योहार की तरह पर ले लें। एक जिम्मेदारी है, एक तरीके का वैश्विक अनुपालन है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मानवता के मूल अधिकार की पहचान करने के लिए और उन्हें आश्रय दिया जाए। बिल्कुल। और इसके लिए भारत सरकार की ओर से भी मुहिम चला रही है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की हैं ताकि हर व्यक्ति को 2025 तक अपना घर मिल सके, ये सोचा जा रहा है। लेकिन सच्चा घर सिर्फ ईंट और पत्थर से ही नहीं बनता है, वो प्यार मोहब्बत से भी बनता है, सुरक्षा और बराबरी की भावना से भी बनता है एक सही घर। तो आज विश्व आवास दिवस पर एक वादा करते हैं खुद से, अपने आप से, कि हम
ऐसा समाज बनाएं जहां किसी बच्चे की नींद फुटपाथ पर न टूटे, जहां हर बुजुर्ग के पास सिर पर अपनी छत हो और हर परिवार के पास कहने को ये शब्द हो कि ये है हमारा घर, ये है हमारा आशियाना। जी बिल्कुल। और इस दिन का जो उद्देश्य है साथ ही साथ ये भी है, घर सबको मिल सके, लेकिन उसके साथ ये भी है कि गरीबी को खत्म करें और जमीनी तौर पर इस पर कार्रवाई करने और सुधार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, जिसकी मूल भावना यही है कि आवाज जो है वो मेरा अधिकार है। और इसके लिए लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, जैसे कि झुग्गियां, निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों में सुधार और शहरी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल। और दुनिया भर में इस दिन को इसलिए भी मनाया जाता है ताकि विश्व भर में जो तेजी से नगरीकरण हो रहा है उसकी वजह से जो उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है उसका पता लगाया जा सके, साथ ही साथ गरीबी कम की जा सके और जो जमीनी स्तर पर मूल रूप से काम किया जाए ताकि लोगों को मतलब एक उनकी पूरी पक्की छत मिल सके और उन्हें सड़क पर, घर के जगह पर, सड़क पर रात नहीं बितानी पड़े। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर साल यूएन हैबिटेट एक थीम निर्धारित करता है जिसके प्रचार प्रसार की मदद से आवास को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई सारी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही बताया, तो सही जानकारी दी आपने। गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और मीडिया उनके सहयोगियों के रूप में काम करते हैं। इन्हीं गतिविधियों में से एक है आवास स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार की शुरुआत की गई 1889 में संयुक्त राष्ट्र के मानव बस्ती कार्यक्रम के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। जी हाँ। और इस पुरस्कार को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मानव बस्ती पुरस्कार के तौर पर माना जाता है क्योंकि ये जो पुरस्कार है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे कामों की शुरुआत की जाए जो संघर्षों से जूझ रहे बेघर लोगों की तकलीफों को न सिर्फ समझे बल्कि उनको दूर भी कर सके। बिल्कुल सही। और साथ ही साथ मानव बस्तियों के पुनर्निर्माण में सहयोग कर सके और शहरी जीवन की गुणवत्ता के विकास में भी सहायता कर सके। पुरस्कार तो एक तरह से प्रेरणा का माध्यम है, पर ये एक दिन एक तरह का संकल्प है उन बातों के लिए जो मनुष्यता के लिए शायद बहुत ही जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल। इसीलिए हम इस बात को आज मतलब इसका जिक्र हम कर रहे हैं और इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे सभी के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का विकास हो सके। विशेष रूप से बच्चे इनमें प्राथमिकता से आते हैं, उनकी जरूरतों पर हम बेहद गौर करें क्योंकि वो बच्चे भविष्य हैं किसी भी देश का। तो पूरे विश्व में बच्चों की जरूरतों पर, उनकी सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा सके, इस पुरस्कार के अंतर्गत ये भी वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल। जैसे सुरक्षित और शुद्ध और साफ पीने का पानी हो, साथ ही ताज़ा हवा, साफ हवा, जो कि स्वास्थ्य की सुरक्षा की श्रेणी में आता है, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ पर्याप्त और टिकाऊ परिवहन और ऊर्जा पर जितना ध्यान दिया जाए उतना ही ध्यान शहरी क्षेत्रों में हरियाली की व्यवस्था और पौधारोपण पर भी दिया जाना चाहिए। लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराया जाए और जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके। साथ ही साथ झुग्गी और निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों और शहरी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। और अब एक गाना सुने। दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखें दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा। घर बनाना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल। इस गाने में भी यही बात लिखी है हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि एक बंगला बने न्यारा जिसमें रहे कुनवा सारा। ऐसा हर कोई, हर माँ बाप अपने बच्चे परिवार के लिए सोचता है, पर अब एकल परिवार के चलते कुछ ही लोग एक घर एक छत के नीचे रह पाते हैं। और भी कुछ हमारे श्रोताओं ने लिखा है ना, आप हाँ जी मैम। एक जैसे हमारे एक साथी लिख रहे हैं, विश्व आवास दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि सभी नागरिकों के पास एक अपना घर हो। ये घर चाहे छोटा सा ही हो, आम नागरिक का एक ही यही सपना होता है कि आजकल सरकार के प्रयास से ऋण मिलना भी आसान हो गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी करोड़ों लोगों के पास उनका खुद का घर नहीं है। दूसरी बात ये कि बिल्डर पे भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है। बहुत सी स्कीम्स जो होती हैं वो शुरुआत तो उनकी हो जाती है, लेकिन बीच में वो अधूरी पड़ी रह जाती हैं और कोर्ट कचहरी से आम खरीदार को कोई लाभ होता नहीं है। ये इसमें कहने ये चाहते हैं कि बड़ा सारा वक्त चला जाता है, और चूंकि घर एक ऐसी चीज है जो सपनों से कहीं जुड़ी रहती है, दिल से जुड़ी रहती है, तो जब उसको मिलने में या उसकी पैसे देने के बावजूद उस पर हमें अपना जगह नहीं मिलती, अपना नाम नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा दुखद हो जाता है और ये बड़ा कष्टकारी हो जाता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व आवास दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1985 में की गई थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हर घर में खीर बनती है। अच्छा, इन्होंने शरद पूर्णिमा के लिए ये बात लिखी है। और एक श्रोता की टिप्पणी लिखा है कि ये दिन हर अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, मुख्य रूप से शहरों और गांव की स्थिति पर विचार करने और सबको एक सुरक्षित घर उपलब्ध कराने और सबको एक घर उपलब्ध कराने इस पर मनाया जाता है। दरअसल ये जो घर की समस्या है आजकल हर शहर में, हर प्रांत में है। पहले एक जमाना था लोग कहा करते थे कि मुंबई में सब कुछ मिल जाता है लेकिन एक घर नहीं मिलती, सही। लेकिन अब तो हर शहर में यही आलम है, लेकिन मुंबई में इसकी समस्या कुछ ज्यादा ही है। और अब एक अभियान चलाया गया है मुंबई में कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको हटाकर उन्हें एक रहने की व्यवस्था की जाती है और उन्हें बाकायदा बिल्डिंग्स में घर दिया जाता है, तब्दील करके उसको दिया जाता है बहुत कम दर पर। तो ये जो व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है ये सराहनीय कदम है और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। और जब ऐसे महानगरों में गांवों से लोग पलायन करते हैं तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हम इतने बड़े महानगर में जा रहे हैं रहने के लिए, तो वहाँ पर हमारे लिए आवास की क्या व्यवस्था होगी, पहले उस पर विचार करना चाहिए, तब अपने शहर को, अपने गांव को छोड़ना चाहिए। वरना आपका बना बसा बसाया घर भी छूट जाता है और आपको घर भी नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। और बाकी हम सबको इस ओर सजग होना चाहिए कि सबके पास एक छोटा सा घर हो। आप घर बनाने में किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। और अब एक गाना सुनवा दें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल।
तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा, तेरी शोख नजर का इशारा। तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा, तेरी बाहों का जब है सहारा। तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा, तेरी शोख नजर का इशारा। निकले हैं राही मस्ती में डूबे, मंजिल का क्या है मिले ना मिले। निकले हैं राही मस्ती में डूबे, मंजिल का क्या है मिले ना मिले। तुम साथ हो तो किस्मत से अपनी, शिकवे कहाँ के गिले। हो जी हो, तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी वीरान रातों का तारा, तेरी शोख नजर का इशारा। तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा, तेरी बाहों का जब है सहारा। एक ख्वाब सा है या है कहानी, कुछ है यकीन कुछ यकीन भी नहीं। एक ख्वाब सा है या है कहानी, कुछ है यकीन कुछ यकीन भी नहीं। हम तो ये जाने सच है या सपना, जो तुम नहीं हो तो हम भी नहीं। खुदी हो, तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है किनारा, तेरी बाहों का जब है सहारा। तेरी शोख नजर का इशारा, मेरी स्वप्निल, भारतीय संस्कृति में शरद पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि आज की रात जो चांद निकलता है उसका बड़ा ही महत्व है, और कहते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन भी होता है, इसलिए लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और खुले आसमान तले खीर रखी जाती है। ये तो हमने शुरू में ही बता दिया, ताकि चांदनी की किरणें उस पर पड़े और वो अमृतमयी बन जाए। और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रात की चांदनी में एक खास तरह की ऊर्जा होती है, इसलिए पुराने समय से लोग कहते आए हैं कि आज की चांदनी में बैठो, तन मन दोनों को शांति मिलेगी। जी बिल्कुल। और एक बहुत ही सुंदर कविता भी है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। हमारे एक साथी ने ये कविता की पंक्तियां लिखकर भेजी हैं शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो आज एक परंपरा सी रही है खीर बनाने की और उसको छत पर रखने की, तो ये सभी के घरों में किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकता के तौर पर ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे उसमें आयुर्वेद के लिहाज से देखा जाए या परंपराओं के उस पर देखा जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि कोजागरी पूर्णिमा हो या रास पूर्णिमा कहा जाता है इसको, और हिंदू धर्म में भी इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष स्थान है। और तो स्वप्निल, चांद जो आज महत्व है चांद का, है ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें कब फुर्सत मिलती है चांद से बतियाने की, चांद से गुफ्तगू करने की। इतनी भाग दौड़ रात में मिलती
तो है थोड़ी लेकिन सी। पर कब कितने दिन हम जाकर आसमान तले खड़े होते हैं और चांद को देखते हैं, ये हम खुद से सवाल बिल्कुल। पूछे। और ये सवाल सबके लिए है कि आज का चांद तो मोबाइल के भीतर है, आज का चांद तकनीक के अंदर है। असली चांद देखने के लिए खुले आसमान तले जाना पड़ता है। जो पहले की परंपरा थी कि आपने खाना खाया और टहलने निकल पड़े, आज भी बहुत लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से जाते हैं, लेकिन अमूमन लोग वक्त नहीं निकाल पाते हैं। तो थोड़ा चांद से बातें करें, थोड़ा उस समय जब चांद से बतियाते हैं तो अपने दिल की भी सुने, क्योंकि रात हमें सिखाती है उजाला सिर्फ आसमान में ही नहीं होता, हमारे भीतर भी होता है। क्योंकि आज की रात जो होती है बड़ी निखरी निखरी धुली धुली सी होती है, उजली उजली सी होती है। बिल्कुल। और कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की जो मान्यताएं हैं उसमें शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ रहता है। इस दिन आकाश में ना तो बादल, मतलब ऐसा कहा जाता है, हमेशा से रहा है। अब तो चूंकि पर्यावरण में इतनी विभिन्नताएं आ रही हैं और ये कह लीजिए कि मौसम का, कहते नहीं हम आम बोलचाल की भाषा में, अब तो मौसम का कुछ ठिकाना ही नहीं है, कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी धूप हो जा रही है। और सबसे ज्यादा मुश्किल तब आती है करवा चौथ के दिन, जब चांद नहीं दिखता है। स्त्रियां चांद का इंतजार करती रहती है, पता चलता है बादल में ढक गया। हमारी एक सखी ने एक टिप्पणी लिख भेजी है, लिखा है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद जमीन पर उतर आता है। चांदनी से नहाई शरद पूर्णिमा की रात का हर पक्ष उजला और उजास से भरा है। शरद पूर्णिमा पर कहीं पढ़ी हुई कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ साझा कर रही हूँ। अनंत में उल्लास है, दूधिया प्रकाश है, खिली खिली है चांदनी चांद के आगोश में, छमछम बाजी पाजेब लगे तारे झूमने, अमी हाथ में लिए देखो चांद थिरक रहा, सोम बरसने लगा धरा भी मंत्रमुग्ध है, खीर हाथ में लिए संसार झूमने लगा, अमृतमय प्रकाश में ये पर्व का उल्लास है। बिल्कुल। और हमारी एक साथी लिखकर भेज रही हैं संदेश कि आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में एक विशेष औषधीय गुण होते हैं जो शरीर और मन के लिए लाभदायक होते हैं। इसी वजह से इस रात को खीर बनाकर खुले आसमान में रखी जाती है ताकि चंद्रमा की अमृत किरणों को सोख ले, और अगले दिन इस खीर का सेवन करने से लोगों को कई तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों से बचाव की ताकत मिलती है। और अब ये संदेश सुनते हैं। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। अब एक ब्रेक लेते हैं और कुछ मुद्दे ले आते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और गाना सुनवाएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अपने माता पिता की वजह से उन्हें बचपन से मिला क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे, तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था। घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था।
और फिर उन्होंने देखा एक ख्वाब। 2007 से मैं बॉम्बे में था। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है। फिल्में बनाने का उनका अपना एक तरीका है। मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका, वो पूरा जी लें। एक युवा निर्देशक की बड़ी दिलचस्प यात्रा। मैं जो बनाता हूँ मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूँ। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूँ। युवा निर्देशक कनू बहल से एक मुलाकात बॉम्बे टॉकीज 11 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली और हम शरद पूर्णिमा की बातें कर रहे थे। हमारे श्रोताओं की ओर से जो टिप्पणियां आई हैं उन तक हम पहुंचाते। पहले एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से मुझे तो आज शरद पूर्णिमा का चांद दिखना दुर्लभ लग रहा है, खीर बहुत मिस करूंगी मैं। सुबह से बारिश हो रही है, मौसम विभाग की ओर से हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है, तो अभी तो चंद्रमा के दर्शन मुश्किल लग रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि एक दिव्य एहसास देता है। और गूगल पर सर्च किया इसके बारे में तो पता चला कि मौसम पहले से ही ख़राब है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आज शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना भूल गई। थैंक यू सखी सहेली, सुनकर याद आ गया, अभी दूध मंगवाया है, खीर बनाऊंगी, फिर छत पर रखेंगे। हमारे यहाँ भी प्रदूषण नहीं है, हम लोग भी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर फ्रिज में रखकर सुबह खाते हैं। क्या बात है, हमारा तो ये जो हमारा प्रयास है सफल हो गया कि हमारे कहने से लोगों को याद आ गई बात। तो शुक्रिया आप सभी का। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो आज खीर बनाकर इंतज़ार करेंगे चांद का। और ऐसे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी निदिया, ये गाना गाते हुए हम खीर बनाएंगे। और सभी श्रोताओं ने लगभग यही लिखा है कि आज हम शरद पूर्णिमा को हम खीर बनाते हैं और चांद तले रखते हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हम हर वर्ष शरद पूर्णिमा की रात को खीर चंद्र देवता की किरणों से औषधीय गुण के लिए रखते हैं, छत पर बैठे रहते हैं और प्रभु का भोग लगाते हैं। और कुछ आप भी बता रही हैं स्वप्निल जी? लगभग हमारे सभी साथियों ने ऐसे ही मतलब सारी बातें लिखी हैं कि खीर बनाएंगे, उसको रखेंगे और आयुर्वेदिक महत्व बताया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। बस धीरे धीरे ऐसे ही चीजें बताई गई हैं। एक हमारी सखी है, इन्होंने लिखा है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि इसी रात देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस रात वो पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो भक्त जाकर उनका पूजन करते हैं उन पर उनकी कृपा बरसती है। तो जो शरद पूर्णिमा की खीर की बातें हैं, मीठी मीठी बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिख भेजी है। तो अब एक मीठा सा गाना हो जाए। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। आती है सदा तेरी टूटे हुए तारों से, आहट तेरी सुनती हूँ खामोश नज़ारों से। भीगी हवा ऊदी घटा कहती है तेरी कहानी। तेरे लिए बेचैन है शोलों में लिपटी जवानी। सीने में बल खा रहा है धुआं, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। चांदनी रातें प्यार की
और अब हम अपने कार्यक्रम में सखी विशेष की बात कर लेते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि एक बहुत फेमस एथलीट हैं लंबी कूद में, इन्होंने बहुत सारे पदक जीते हैं। तो अपनी लंबी कूद से एथलेटिक्स की दुनिया में मशहूर हुई भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में पेरिस एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीतकर वो पहली ऐसी भारतीय महिला एथलीट बनी थी जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6.70 मीटर की छलांग लगाकर इतिहास रच दिया था। और 2005 में विश्व एथलेटिक्स फाइनल में उन्होंने रजत पदक जीता और बस प्रदर्शन को वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी मानती इस प्रदर्शन को। और इस दमदार परिचय के बाद अगर शुरुआती दौर की ओर हम नजर डालें तो केरल में चंगनाश्शेरी के कोचू परम्बिल परिवार में जन्मी अंजू को एथलीट बनना उनके पिता केवी मार्कोस ने सिखाया था, जिसे आगे चलकर और जोशीला बनने में मदद करी थी कोरोथोड स्कूल के उनके प्रशिक्षक ने। यहीं से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद विमला कॉलेज से इन्होंने स्नातक किया था। और करियर की बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआत की थी हेप्टाथलन से, लेकिन बाद में कूद की प्रतियोगिताओं पर इन्होंने खास ध्यान देना शुरू किया और 1996 में दिल्ली में इन्होंने चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था, जूनियर एशियन चैंपियनशिप इन्होंने जीता था। इसके बाद 1999 में अंजू ने बैंगलोर फेडरेशन कप में ट्रिपल जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और नेपाल में हुए दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेलों में रजत पदक अपने नाम किया। 2002 के मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक या बुसान के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। और अंजू छलांग लगा चुकी थी और हर बार नए कीर्तिमान रचना शुरू कर चुकी थी। इनके पदकों और पुरस्कारों की फहरिस्त जितनी लंबी है उतनी ही गौरवान्वित करने वाली और प्रेरणादायक भी है। जी हाँ, बिल्कुल। इनके पदकों और कहानियों को सुनकर के बहुत से बच्चों ने एथलेटिक्स में अपना करियर बनाने की सोची है। इनके प्रयासों और अपने देश को पूरे विश्व में खेल जगत में गौरवमय स्थान दिलाने के सम्मान में 2002-2003 में अंजू को भारत सरकार द्वारा खेलों के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। और 2004 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया। उनकी ये सफल यात्रा, उनके कड़े परिश्रम और उनकी जो बड़ी योजनाएं हैं जो बहुत ही बौद्धिक तरीके से उन्होंने संचालित किया, उसका नतीजा ये है कि उन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय संघ की रैंकिंग में चौथे स्थान पर रखा गया और बाद में छठी रैंक और 28वें रैंक भी उन्हें मिले। जी हाँ, साथ ही साथ इसके अलावा 2002-2004 तक विश्व एथलेटिक मीट में उनकी सफलता के बाद उन्हें खेलों के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा गया था। और हमारे एक साथी ने भी लिखकर भेजा है कि अंजू बॉबी जॉर्ज ने एक किडनी के साथ एथलेटिक्स में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी। उन्होंने अपने पति और तत्कालीन राष्ट्रीय ट्रिपल जंप चैंपियन रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज के समर्थन और मार्गदर्शन में अपने करियर को निखारा, जिन्होंने अंजू के करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपना करियर छोड़ दिया और वो भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खेल सरकार के खेलो इंडिया अभियान की सदस्य के रूप में भारत में खेलों को बढ़ावा देने में सक्रिय रही हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो बातें लिखी हैं जिसकी जानकारी हम दे चुके हैं। तो अब सुनते हैं एक गाना।
त्योहारों का मौसम है स्वप्निल, और दिवाली का त्योहार भी करीब है। रोशनी, मिठाई और शॉपिंग के बिना तो अधूरी लगती है दिवाली। इस समय तो जहां देखो वहीं सारे ऑफर्स पे निगाह अटक जाती है, टिक जाती है। डिस्काउंट की भरमार सी लगी हुई है कि दिवाली पर ये ऑफर, दिवाली पर वो ऑफर, आप ये खरीद लीजिए, 2 खरीदिए तो 1 मुफ्त में पाइए, 3 खरीदिए तो 4 मुफ्त में पाइए। ये जो ऑफर है, ये जो लुभावने ऑफर है, किस तरह से आपको लुभाते हैं और क्या क्या नुकसान होता है, जरा बताइए। बिल्कुल, नुकसान की बात तो जो है, और ये ज्यादातर जितने ऑफर्स है ना वो क्रेडिट कार्ड पर मिल रहे हैं। मतलब सेल तो लगती है, वो तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा करके उसका प्रायोजन किया जाता है, लेकिन जो ऑफर्स क्रेडिट कार्ड्स पर मिल रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए आसान भी हो जाता है जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं। और लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना थोड़ा आसान है, तो आसान तो है, पर साथ में एक बड़े अमाउंट में कैशबैक और कई तरह के रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो ये एक तरीके से फायदे का सौदा नजर आता है, और यही बड़ी वजह है कि लोग आजकल क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने को ज्यादा आसान समझने लगे हैं। बिल्कुल। और ये भी होता है कि भला क्रेडिट कार्ड से भला आपको फायदा होगा, इस चक्कर में नुकसान भी हो जाता है, और लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च भी कर देते हैं इसी वजह से। और लालच में जब बिल सामने आता है तो उसका बोझ सिर दर्द बन जाता है, और दिवाली की खुशी कर्ज या तनाव में बदल जाती है। क्योंकि ये हर बार ऐसा लगता है कि देखेंगे थोड़ा दिवाली पर तो हम उत्सव मना ही लेते हैं, लेकिन जब बाद में बिल जब आप पे करने जाते हैं तब पता चलता है कि दिवाली ने आपका दिवाला निकाल दिया। बात बिल्कुल सही कही आपने। दरअसल हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, उसी तरह से क्रेडिट कार्ड का भी अगर सही इस्तेमाल करें तो फायदा देता है, और इस्तेमाल अगर गलत तरीके से किया जा रहा है तो आपको ये डेट ट्रैप में फिर फंसा सकता है। तो ऐसे में जरूरी है कि शॉपिंग करिए, मगर थोड़ी सावधानी से। बजट को लेकर के पहले प्लान बनाइए, फिर शॉपिंग पर जाइए। साथ ही कुछ और बातों का भी ध्यान रखिए, जैसे कि ऑफर्स की शर्तें और हिडन चार्जेस के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो जो वहां पर शॉपकीपर है या वहां पर सेल्समैन वगैरह खड़े होते हैं, उनसे इस बारे में डिस्कस कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। और ये भी ध्यान रखें कि कार्ड की लिमिट का सिर्फ 30% ही खर्च करें। सारी खरीदारी एक ही कार्ड से ना करें, अलग अलग कार्ड का उपयोग करें। अगर आप इंटरनेशनल शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसके चार्जेस क्या हैं, इससे आप चेक कर लें। और क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल सबसे महंगा सौदा होता है, क्योंकि इसमें तुरंत ही ब्याज लगने लगता है, जबकि शॉपिंग पर 30% से 30 दिन से 50 दिन का टाइम लिमिट आपके पास होता है। बिल्कुल। और जैसे आप अगर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने गए हैं तो ये क्लियर कर लीजिए कि कैशबैक वगैरह का जो ऑफर है वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, उनकी वैलिडिटी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि शॉपिंग करते वक्त तो हम ये सोचते हैं कि अरे ये मिल रहा है, इसके साथ ये इतनी पैसों की शॉपिंग कर लेंगे या इतने लिमिट तक की शॉपिंग कर लेंगे तो उसके बाद उसके ये बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उत्सव के माहौल में हम ये देखना भूल जाते हैं कि उन रिवॉर्ड पॉइंट्स की या उन ऑफर्स की वैलिडिटी कहाँ तक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10-15 दिन या महीने भर का ही होता है, और उसमें क्योंकि हम पहले इतना खर्चा कर चुके होते हैं तो आगे खर्चा करने की सोचते नहीं है। ऐसे में रिवॉर्ड पॉइंट्स और वैलिडिटी जो है वो खराब हो जाती है। और आजकल जो है नो कॉस्ट EMI का जो चलन है वो बड़ा इम्प्रेस करता है, पर उसमें भी प्रोसेसिंग फीस है, GST है, इन सब के चार्जेस को पता करना पहले से ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पहले नहीं पता करेंगे तो बाद में ये हमारे पास इंटरेस्ट लग के आता है, जो कि नुकसानदेह होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे श्रोता भी इस बारे में काफ़ी सजग हैं। अब देखते हैं कि हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो हमेशा कैश पेमेंट करती हूँ, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करूँ या ऑफलाइन शॉपिंग। और शरद पूर्णिमा के लिए इन्होंने लिखा है कि उस दिन हम सावा के चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखते हैं। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है, लिखा है कि सामान्य आदमी ने क्रेडिट कार्ड लेना यानी खुद को मकड़ी के जाल में फंसाना है, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्रेडिट कार्ड बेचने वाले बड़ी कंपनियों में साठगांठ होती है, कंपनी को अपना माल बेचना होता है और फाइनेंशियल कंपनी को अपना कार्ड। इस चक्कर में आम आदमी फंसता है। मेरा आर्थिक नियोजन मैंने ऐसे किया था कि अक्टूबर माह में मैंने बैंक में 1 साल के लिए
एफडी दी खोलिए और दिवाली के पहले वो मैच्योर हो जाती थी और मुझे दिवाली को एक मुश्त रकम हाथ में आ जाती थी। ये ठीक बात है, लेकिन अब जो ज़माना है उसमें आपको तकनीकी तौर पर थोड़ा तो समृद्ध होना पड़ेगा, आना पड़ेगा उस क्योंकि लाइन पर। ऑनलाइन बैंकिंग का जहाँ ज़माना है तो आप कहाँ आप कैश पैसे लेकर चलेंगे। अब तो ये डिमांड भी करते हैं लोग कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, कैश की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो सीखना पड़ेगा, लेकिन सजगता बहुत ज़रूरी है कि हाँ। ऐसा ना हो कि आप इस मकड़ जाल में फंस जाए और बुरी तरह से आपका खर्च का बैलेंस बिगड़ जाए, संतुलन खत्म हो जाए। बिल्कुल। हमारे एक और साथी हैं, वो लिख रहे हैं कि दिवाली की खरीदारी में क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, भाई ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और इस तरफ सभी नवयुवक जो इस कार्ड के धारक हैं उन्हें अवश्य ही ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम ये कहेंगे सिर्फ नवयुवक ही नहीं, नवयुवतियां भी और पुराने लोग भी जिन्होंने अभी अभी क्रेडिट कार्ड लिया है या जिन्हें नया नया शौक हुआ है क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने का, सभी को ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि इसके फलस्वरूप वे न केवल अनावश्यक खरीदारी से बाजार में बच सकते हैं, अपितु बैंक उधारी से भी बच सकते हैं। किंतु अगर ध्यान दें तब तो अरे भाई यहाँ तो महर्षि चार्वाक की तरह ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की आदत जिन्हें लगी है, वहाँ आवश्यक और अनावश्यक आवश्यकता में भेद ही नजर नहीं वो आएगा। ऐसे है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जब जी, तक जियो सुख से जियो और ऋण करके घी पियो। अब ये भी कहावत पुरानी हो गई, अब तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं लोग। एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है, लिख रही हैं कि दिवाली पर क्रेडिट कार्ड बजट बनाएं, अपनी आय और खर्चों का एक बजट बनाएं और देखें कि आप कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। गैर ज़रूरी खर्चों को रोकें, उन खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से उन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये ज़रूर बताएं कि ये जो शॉपिंग हो रही क्रेडिट कार्ड से, वो पैसे कहाँ से आते हैं। कई बार कम उम्र के बच्चे क्या समझते हैं कि वो जो ATM मशीन है उसमें पैसे रखे रहते हैं, वो अपने ही पैसे हैं, जब चाहो निकाल लो। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि अगर माता पिता उन्हें समझाते हैं कि भाई देखो बहुत खर्च ज़्यादा है तो इतने महंगे महंगे खिलौने हम नहीं खरीद सकते हैं, इतने महंगे कपड़े जूते नहीं खरीद सकते, तो उनका जवाब होता है कि वो मशीन है ना ATM मशीन, उसमें से निकाल लो। तो ये समझाना भी ज़रूरी है और क्रेडिट कार्ड के मकड़ जाल में न फंसते हुए बल्कि ये देखें कि उससे क्या फ़ायदे हैं। कई बार हाँ, और बच्चों की जैसे आपने बात करी ना, तो उसमें ये है कि अगर बच्चे ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड में उन्हें अंतर समझना ज़रूरी है, क्योंकि ATM कार्ड तो हमारे अपने उपलब्ध बैलेंस को डेबिट करने का माध्यम है, जबकि क्रेडिट कार्ड हमको बैंक की तरफ से सुविधा देता है कि आप ले सकते हैं। एक संदेश है हमारा कि दिवाली पर क्रेडिट कार्ड एक ही कार्ड इस्तेमाल करें, खरीदारी करके रिवॉर्ड पॉइंट्स को अधिकतम करें और उससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। कर्ज से बचने के लिए भी क्षमता से अधिक ना खर्च करें। और अब सुने ये गाना। जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल पे हौले हौले जाने नैन तेरे
ये जो जादूगरी की बात गाने में थी ना, व्यंजन के बिना अधूरा सा ही लगता है सब कुछ। बिल्कुल। तो व्यंजन की बातें अगर न करें तो सखी सहेली भी अधूरी सी रह जाएगी। तो एक कुछ बनाने की विधि बता दे, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग हमने करवाई है। तो कुछ पेट भरने की बात हो जाए अब। और कि एक रेसिपी है जो पालक मिसी रोटी कैसे बनाते हैं बताते हैं। गेहूं का आटा ले ले, 1 कप बेसन, आधा कप पालक, 1 कप बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ प्याज और आधा कप साथ में प्याज और लहसुन का मिक्स वो ले लें, पेस्ट, और हल्दी पाउडर, और उसके अलावा जीरा पाउडर ले लें, धनिया पाउडर ले लें और नमक स्वाद के अनुसार ले लें। ये सारी सामग्री आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, क्योंकि कई बार हम चम्मच से मसाले, जब नाप के डालने जाते हैं तो अपने हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से आपका क्या रेशियो होता है घर में, वो उस तरह से देख लें। और इसे क्या करें, आटे को, बेसन को, प्याज, पालक, हरी मिर्च, सूखे मसाले और तेल डालकर अच्छी तरह से मिला लें। आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसलें, जिससे सब्जियां नमी छोड़ देंगी, और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते जाएं और थोड़ा सख्त आटा गूंथें। इसकी लोइयां बनाकर थोड़ी मोटी रोटी बेल लें, गरम तवे पर हल्का हल्का तेल लगाकर दोनों तरफ से सेक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसे खाएं। दही और अचार के अलावा ये अलसी की चटनी के साथ भी खाएं ना तो बहुत अच्छी लगती है। बनाएं कैसे वो तो बताइए। अलसी की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आधा कप अलसी, साबुत लाल मिर्च 4 या 5, इमली के 11 या 12 टुकड़े छोटे छोटे से, लहसुन की 7-8 कलियां, नमक स्वाद के अनुसार। तड़के के लिए तेल लेंगे 1 छोटा सा चम्मच और कड़ी पत्ते 6-7 ले लेंगे, 1 छोटे चम्मच राई। सबसे पहले पैन में अलसी को 2-3 मिनट सूखा भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, फिर ठंडा कर लेंगे। बोल में गर्म पानी में साबुत लाल मिर्च को 10 से 12 मिनट के लिए आप भिगो के रख दें। इसी के साथ इमली को भी कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर छान लीजिए और एक तरफ रख लीजिए। अब लहसुन की कलियां, भीगी लाल मिर्च, नमक, इमली का पानी, अलसी और थोड़ा सा पानी डालकर के गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए और पैन में गरम करके पैन चढ़ाकर, पैन जब गरम हो जाए तो उसमें तेल डाल करके राई और करी पत्ते को तड़काएं और उसमें चटनी डाल करके तड़का लगा दें और इसे मिस्सी रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। और स्वप्निल, ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि जब आप कहीं सफ़र पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो ये लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल। और वहाँ भी आपको जो बाहर खाने से जो समस्याएं होती हैं, बाहर के खाने से कई बार लोगों को पेट की समस्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे आप बच जाएंगे, तो ये लेके भी जा सकते हैं। अब देखिए ना, हमने घर की बात की थी, जब हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए घर बहुत ज़रूरी है। तो एक श्रोता ने लिखा है कि पहले के ज़माने में कहते थे कि घर में पैसे रखोगे तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब बैंक में पैसे रखते हैं लोग, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और पैसे जल्द खत्म हो जाते हैं। जब हाथ से पैसे गिन के देते हैं तो दर्द होता है, ऑनलाइन में पता नहीं चलता है। ये दरअसल बात क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई है और इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि खरीदारी तो हर त्योहार में होती है, लेकिन दिवाली पर ही लोग क्यों दोष देते हैं। शॉपिंग के लिए, पटाखों के लिए दुनिया में, देश में हर जगह शॉपिंग होती है। भाई देखिए, यहाँ पर किसी भी त्योहार के लिए या किसी भी दिन जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो हम सबका यही कहना होता है कि बेहिसाब शॉपिंग ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो उतनी अनाप शनाप चीज़ें खरीदने के बजाय लोगों को दे दें, उनको शामिल कर लें उस शॉपिंग में। तो अब ज़रा घड़ी की ओर देखिए, घड़ी क्या कह रही है कि हम कुछ बोले मत आए, गाना सुनवाएं या ले ले विदा सखियों सखाओं से इजाज़त। तो आप सभी को ममता सिंह और स्वप्निल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।